Very strange. There were 8 ships of oil coming out of Iran, and they added an extra 2, so we had 10 ships, and then people realized we were actually negotiating. And we're negotiating now, and it'd be great if we could do something, but they have to open it up. They have to open up the Strait of Hormuz. I can report to you today that we have, along with your foreign policy team, presented a 15-point action list that forms the framework for a peace deal. This has been circulated through the Pakistani government, acting as the mediator, and this has resulted in strong and positive messaging in talks, as you just indicated to the press. वेलकम टू न्यूज़ लाइन। मैं डॉक्टर मारिया जुल्फ़िकार खान। व्यूज़, इस वक्त जो ईरान और इजराइल जंग है उसमें पाकिस्तान की जो डिप्लोमेटिक काविशें हैं, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, उनको बहुत दुनिया भर में जो है वो अप्रिशिएट जो है वो किया जा रहा है। आज भी अगर बात करें तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एक्स पर लिखा, उन्होंने एक डिटेल जो है वो एक मैसेज लिखा जिसमें उन्होंने बाकायदा बताया कि उनकी 1 घंटे की लगभग एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन जो है वो ईरानी प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान से हुई, जिसमें ना सिर्फ हमारे प्राइम मिनिस्टर ने जो ईरान पे इजराइल की जारियत है उसको कंडेम किया, उसको जो है वो उसके बारे में बात हुई, बल्कि साथ साथ जो पीस एफर्ट्स हैं उनके बारे में भी जो है वो कॉन्वर्सेशन हुई। और ईरान की जानिब से, प्रेसिडेंट साहब की जानिब से हमारे जो एफर्ट्स हैं, जो डिप्लोमेटिक एफर्ट्स हैं, जो पीस एफर्ट्स हैं, ओवरचर्स हैं, उनको बहुत जो है वो अप्रिशिएट किया गया। ये बात हो गई ईरान की। दूसरी साइड पे अमेरिका की अगर बात करें तो वहाँ से भी पाकिस्तान के लिए अप्रिसिएशन जो है वो नज़र आती है। जो नुमाइंदा ख़ुसूसी हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, स्टीव विटकॉफ, उन्होंने ये बाकायदा कहा है कि पाकिस्तान के ज़रिए ईरान को जो है वो पैगामात भिजवाए गए हैं और ईरान की तरफ से मजबूत और मुस्बत जो है वो जवाब हमें मिल रहा है। इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो जो हमारा फेडरल कैपिटल है उसमें आने वाले दिनों में बहुत एक्टिविटी जो है वो नज़र आएगी, जिससे अगेन जो पाकिस्तान की पोजीशन है वो बड़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसमें वज़राए ख़ारजा की जो है वो, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें तुर्की है, मिस्र के वज़राए ख़ारजा की जो है वो विज़िट मुतवक्के हैं। और ऑब्वियसली टॉपिक ऑफ डिस्कशन जो है वो यही होगा कि मशरिक़ वस्ता में किस तरह जो है वो टेम्परेचर्स नीचे लाए जाएं, इस जंग को किस तरह जो है वो ख़त्म किया जाए। ये तो बात होगी कि पाकिस्तान इस वक्त क्या किरदार जो है वो अदा कर रहा है। दूसरी तरफ हम ये देख रहे हैं कि नेतन्याहू या डोनाल्ड ट्रंप हो, उनके लिए अपने मुल्क के अंदर से बहुत ज़्यादा जो है वो प्रॉब्लम्स और बहुत ज़्यादा जो है वो प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा है। आए रोज़ खबरें आती रहती हैं, कभी जो है वो इज़राइल में जो है वो कोई मेयर हैं वो बोल पड़ते हैं, या कभी जो है वो IDF की चीफ़ की स्टेटमेंट्स जो है वो सामने आती हैं। इसी तनाजुर में आज जो चीज़ें जो मीडिया की जीनत बनी हुई हैं वो मुसाद चीफ़ की और नेतन्याहू की जो सख्त कलामी है वो सामने आई है कि उन्होंने नेतन्याहू को जो है तनकीद का निशाना बनाया है। साथ ही साथ जो अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट हैं, आप जानते हैं कि अमरीकी वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो समझा जाता है कि इस जंग के कॉन्टेक्स्ट में एंटी वॉर हैं, तो उन्होंने भी नेतन्याहू को आड़े हाथों लिया है और उन्होंने ये कहा है कि जी आप रिस्पॉन्सिबल हैं, नेतन्याहू आप रिस्पॉन्सिबल हैं प्रेसिडेंट ट्रंप को इस जंग में झोंकने के लिए, क्योंकि आपने बड़ा मिस कैलकुलेट जो है वो चीज़ों को किया है और आपने उनको इस जंग में जो है धकेल दिया है। ऑल द वाइल इस पर अगर देखा जाए तो क्या इजराइल है खा अमरीका है, पब्लिक का जो प्रेशर है वो बहुत ज़्यादा जो है वो माउंट कर रहा है दोनों लीडरान पे, ट्रंप पे भी और नेतन्याहू पे भी, कि इस जंग को जो है वो जल्द से जल्द जो है वो ख़त्म किया जाए और इसमें से निकला जाए। कल भी हमने आपको बताया था कि IDF के जो चीफ़ हैं उन्होंने कैटेगोरिकली कहा जी हमारे पास रिजर्व फोर्सेस नहीं हैं, हम इस पर हम इक्विप्ड नहीं हैं। फिर जिस तरह अमेरिका में कांग्रेस से पैसे मांगे जा रहे हैं तो वहाँ से भी तनकीद आ रही है कि जी आप जो आम अमरीकी है उसकी हेल्थ केयर के लिए तो आपके पास पैसे नहीं हैं और आप इस जंग में जो है वो $200 बिलियन तक जो है वो झोंकने के लिए तैयार है। तो प्रेशर जो है वो माउंट हो रहा है। एंड अगेन बड़ी मिसकैलकुलेशन थी दोनों अमेरिका और इजराइल की जानिब से कि ईरान शायद उस तरह रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, लेकिन ईरान जिस तरह रिस्पॉन्ड कर रहा है, जिस तरह ईरान डटा हुआ है,
तो उससे इनको अपनी जो पॉलिसी है उसको रीविजिट करने पे ईरान ने मजबूर किया है। खैर, जंग किसी के भी हक में नहीं है, जंग जाके कहाँ ख़त्म होती है, बात एंड पे जो है वो मेज़ पे आके ही होनी है, नेगोशिएशंस पे ही होनी है, और उसमें अगेन पाकिस्तान इज़ प्लेइंग अ पिवटल रोल। कहाँ जा रही हैं चीज़ें, क्या हो रहा है, इस पर बात करेंगे। सीनियर जर्नलिस्ट अवैस तौहीद साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, साथ ही साथ मेजर जनरल रिटायर्ड जाहिद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, और साजिद तारर साहब हमें ज्वाइन करेंगे अमेरिका से। सो अवैस तौहीद साहब, आपसे शुरू करती हूँ। पाकिस्तान की कोशिशें अपनी जगह, लेकिन ये हम इस चीज़ को जो है वो डिनाई नहीं कर सकते कि जिसको कहते हैं ना, ईरान के बात अगर करूं तो वंस बिटन ट्वाइस शाय वाला सीन है। इनके साथ तो खैर ये 2 दफ़ा हो चुका है कि मुज़ाकरात की बात करता है अमेरिका और फिर अटैक कर देता है, इजराइल जो है वो अटैक कर देता है। तो इस वक्त जो चीज़ें आपको लग रही हैं, बेशक अमेरिका से बड़े पॉजिटिव चीज़ें आ रही हैं, आज भी प्राइम मिनिस्टर की हमारे जो है वो बात हुई ईरानी प्रेसिडेंट के साथ, बट डू यू थिंक द एनवायरनमेंट इज़ कंड्यूसिव फॉर दीज टॉक्स? शुक्रिया मारिया। देखिए, एक तो पाकिस्तान का किरदार तो बहुत ही, उसकी गूंज तो सारे ग्लोबल कैपिटल्स में हो रही है, और अब नज़रें मरकूज़ हैं, जो आपने भी अपने इब्तिदाई में कहा कि वज़राए ख़ारजा जो आ रहे हैं सऊदी अरब, टर्की और इजिप्ट के, और इनमें से 2 ऐसे ममालिक हैं जो इस पूरी फैसिलिटेशन में पाकिस्तान के साथ हैं, कंधा मिलाए हुए हैं। और वो जो इनडायरेक्ट मैसेजिंग हो रही है और जो बैक चैनल डिप्लोमेसी है गुज़श्ता कई दिनों से जिसका चर्चा है, वो साथ हैं। तो अब जब संडे और मंडे को जब ये इनके साथ बात होगी, बैठक होगी, तो क्वाड्रिलेटरल मीटिंग है, बहुत अहम है, और इसको उसी पस मंज़र में और उस तनाजुर में देखना चाहिए कि क्या राह हमवार हो सकती है बराह रास्त मुज़ाकरात के लिए 2 फ़रीक़ैन, ईरान और अमेरिका। और ऐसे मौके पे जब ये कॉन्फ्लिक्ट या वॉर जो है वो वाइडन हो गई है, हुतीज़ ने पहली दफ़ा इजराइल पे हमला किया है। हुतीज़ किसी को कोई इसमें शक नहीं है कि उनकी हमदर्दियाँ ईरान के साथ हैं, और साथ में ये एक वार्निंग शॉट के तौर पे भी है कि खलीजी ममालिक की तरफ के कहीं वो जंग में हिस्सा तो नहीं ले रहे। तो चाहे वो सऊदी अरब हो, चाहे वो कतर हो, चाहे वो यूएई हो, ये एक बड़ा संगीन मामलात हैं, जहाँ पे एनर्जी क्राइसिस है, जहाँ पे इस वक्त स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ को अभी तक कंट्रोल किया हुआ है ईरान में। और जब हम और आप बात कर रहे हैं तो ईरान के अंदर 90,000 के लगभग जो है वो टारगेट्स जो है वो हिट किए हैं इजराइल और अमेरिका ने। और ख़ास तौर पे डोनाल्ड ट्रंप के ये बात करना कि जी मैं 6 अप्रैल तक जो है इसको पॉज कर रहा हूँ, उसके बावजूद उनके न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ पे, उनके स्टील प्लांट्स पे, और हद तो ये है हमारे कि जो इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी की जो यूनिवर्सिटी है इस्फहान और तेहरान, उनको भी हिट किया गया है। तो अस्पतालों को तो बेशुमार दर्जनों अस्पताल हैं जिनको, तो ऐसा लगता है कि इस वक्त इजराइल और जो अमेरिका है वो जहाँ पे अमेरिका बात करने की बात कर चीज़ की जो रजामंदी इजहार कर रहा है, और जहाँ वो ये मान रहा है, एतराफ़ कर रहा है कि पाकिस्तान की कोशिशें बहुत ज़्यादा हैं इसके अंदर, और 15 नुकाती अपना मुतालबात भी सामने रख रहा है। और उस बात का एतराफ़ जो आपने अभी अपने प्रोग्राम में बताया शुरू के अंदर, स्टीव विटकॉफ ने उसका एतराफ़ भी किया अपनी कैबिनेट मीटिंग के अंदर जो परसों रात को हुई थी पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक। तो मानना यह है कि ये तो इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट करके मफलूज करना चाह रहे हैं, और जो 25-30 साल जो एक लंबी आइसोलेशन, ग्लोबल आइसोलेशन का शिकार रही है ईरानियन कौम या ईरान एज ए स्टेट, उसको आप ट्रिपल कर रहे हैं कि वो अगले कई दहाइयों तक ना उठ सके। तो ये एक बहुत तशवीशनाक बात है, और ये मस्बत इसमें कोई पहलू नहीं देखा जा सकता। मुझे लगता है कि जो ये वज़राए ख़ारजा के साथ बैठक है, और जो फिर मसूद पेज़ेश्कियान साहब के साथ जो हमारे वज़ीर आज़म की मुलाकात है, और बैक चैनल डिप्लोमेसी में जिस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल जनरल नासिम मुनीर साहब जो आर्मी चीफ भी हैं, उनकी जो काविशें हैं वो अब क्या रंग लाती हैं। ये सालिसी का किरदार अदा नहीं कर रहा पाकिस्तान, ये सहूलतकारी का किरदार अदा कर रहा है, जिसकी हर जगह पे तारीफ़ हो रही है। और ये सहूलतकारी का मतलब
مطلب یہ ہے کہ ایک ایسا پلیٹ فارم پرووائڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہے جہاں پہ اس تنازع کا حل ڈھونڈا جا سکے، جہاں پہ فریقین ہو سکیں. تو ابھی ایک لمبا راستہ ہے، ایک طویل راستہ ہے اور ایک کٹھن راستہ ہے. ایسے موقع پہ میں سمجھتا ہوں کہ ایران ایک فیصلہ کن یا ایک ڈیسائسو بیٹل جو ہے وہ لڑ رہا ہے، تو اس کے اندر ٹو ایبزارب پین اور سفرنگ وہ تو آلریڈی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ امریکہ اور اسرائیل کے اندر نہیں ہے جو اس وقت ہم ریزیلینس یا ڈیفائنس ایران کا دیکھ رہے ہیں. اور یہ متفقہ طور پہ یہ بات ہے پوری دنیا کے اندر کہ ایران نے دو بڑی جو ملٹریز ہیں، سپر پاور جن کو سمجھا جاتا ہے، ان کی ملٹریز کو مشترکہ طور پر بہت زیادہ، ایک تو نہ صرف فرم they have stood firm against those militaries, but at the same time they have actually incurred so many losses to their interest. اور دوسری بات یہ کہ جو ہمارے لیے ایک تشویش کی بات ہے کہ خلیجی ممالک کے ساتھ، جن کے ساتھ بہت اچھے تعلقات ہیں، برادرانہ تعلقات ہیں ہمارے، وہاں پر جو امریکی فوجی اڈے ہیں، تو وہاں پہ ایران کا ماننا یہی ہے کہ وہ یہ پہلے روز سے کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمارے انفراسٹرکچر پہ، سویلین ٹارگٹس پہ، ہمارے انفراسٹرکچر کو اگر ٹارگٹ کیا جائے گا تو پھر جوابی کارروائیاں ہوں گی. اور یہ ریٹیلیٹری اٹیکس وہ پہلے روز سے یہ بات کر رہے ہیں. تو اس کے اندر یو ایس جو انٹرسٹ ہیں یا یو ایس کے جو فوجی اڈے ہیں وہ نشانہ بنائے جا رہے ہیں، جو ایک تشویش کی بات ہے، جس سے ایک طرح سے گلف اسٹیٹس کی یا گلف جو جی سی سی جو کنٹریز ہیں وہاں پہ اکانومی ایک طرح سے پیرالائز ہو گئی ہے. تو ماننا یہ ہے کہ اب جب یہ تنازع ختم ہوگا، یہ جنگ کا اختتام ہوگا، تو اس وقت بہت کچھ سوچ بچار ہوگی اور یہ اس خطے کے اندر جیو اسٹریٹجک اور جیو پولیٹیکل ری میپنگ ہوگی، ری شیپنگ ہوگی. اور گلف کنٹریز شاید اپنا یہ ریویو کریں کہ یہ جو فوجی اڈے ہیں یا ان کا جو نیشنل سیکورٹی پیراڈائم ہے، کیا وہ باعث تحفظ ہے یا باعث پریشانی ہے. کیونکہ آلریڈی سیکورٹی امبریلا جو پرووائڈ کیا ہوا ہے امریکہ نے، اس میں فریکچرنگ ہوئی ہے. پہلے فریکچرنگ ہوئی ہے 2019 میں، جب ایران نے سعودی آئل تنصیبات کو جو ہے نشانہ بنایا گیا تھا. they failed to provide security. دوسرا بڑا فریکچرنگ ہوئی جب دوحہ کے اندر ایک پریٹیکسٹ کیا، ایک ایکسکیوز کیا اسرائیل نے کہ جی حماس کے جو نیگوشیٹرز تھے ان کو ہم ٹارگٹ بنا رہے ہیں، لیڈرشپ کو. تو دوحہ کے اندر جو ایک بہت بڑا الائے ہے امریکہ کا، اس وقت امریکہ بے بس نظر آیا. تیسری دفعہ ابھی آپ اس حالیہ تنازع میں دیکھ لیں تو ایران یہ چاہتا ہے کہ خلیجی ممالک جو آس پاس خلیجی ممالک ہیں ان کا نیشنل سیکورٹی پیراڈائم وہ بھی چینج ہو، اور یہاں سے خطے کے اندر جو فوجی تنصیبات ہیں جو بقول ان کے خلاف ایک جارحانہ کارروائیوں میں استعمال ہوتی ہیں، وہ نبٹنی چاہیے، وہ وائنڈ اپ ہونی چاہیے. تو اس وقت جب میں اور آپ ماریا بات کر رہے ہیں تو ایک اسٹیٹڈ پالیسی ہے ایران کی ہے، جو تھوڑا بہت میں ان کو سمجھتا ہوں ایران کو، کہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس کی عارضی طور پہ سیز فائر نہیں ہونا چاہیے، اس کا مستقل بنیادوں پر حل ہونا چاہیے، اور ایسا حل جو ان کی جس میں 5 یہ ڈیمانڈز میں گارنٹی شامل بھی ان ہے، پر دوبارہ جو باقاعدہ ان کے جو 5 پوائنٹس میں شامل بھی ہے، جو انہوں نے جنیوا کے بعد ایڈیشنل 5 پوائنٹس دیے، اس میں یہ ہے کہ جی ہمیں گارنٹی چاہیے کہ دوبارہ ہمارے ساتھ یہ نہیں ہوگا. پر اویس توحید صاحب، آئی تھنک یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. ایز وی آر ڈسکسنگ دس، آئی تھنک پورے مشرق وسطیٰ میں ایک جو ری میپنگ اور ری شیپنگ کی آپ بات کر رہے ہیں وہ شاید ایک شروع ہو چکا ہوگا. ابھی بھی اگر دیکھیں تو آئے دن ہمیں جو یہ خبریں آتی ہیں اس سے لگ رہا ہے کہ امریکہ کا جو ایک امیج تھا ایز اے نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر، وہ آئے دن جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے. اور وہ اس کو ری وزٹ کرنے پہ گلف کنٹریز جو ہیں وہ جب یہ جنگ ختم ہوگی، انشاءاللہ اللہ کرے جلدی ختم ہو جائے، وین ایور اٹ اینڈس، ایک دنیا میں تبدیلی، گلف ممالک میں تبدیلی ضرور دیکھنے کو ملے گی. جی بالکل آپ وجہ کہہ رہی ہیں، اور دیکھیں تاریخ بھی دیکھیں تو ریولری ہے ایک تلخیوں کی جو ایران اور گلف کنٹریز ہیں اس کے درمیان. لیکن اس وقت گلف کنٹریز نے ایک بہت ہی ریسٹرینڈ تحمل کا مظاہرہ کیا ہے، جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انٹرمیڈیٹریز انکلوڈنگ پاکستان، ایجپٹ اور ٹرکی، ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے کہ
किस तरीके से फैसिलिटेट कर रहे हैं, किस तरीके से डिफ्यूज़ करने की सिचुएशन डिफ्यूज़ करने की कोशिशें कर रहे हैं। और अगर आप ये देखिए कि ये इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो उस वक्त लेबनान जो एक फॉरगॉटन स्टोरी है जिस पे बहुत ज़्यादा बात नहीं हो रही हमारे खिते के अंदर, वहाँ पे 1 मिलियन के लगभग लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं, यानी कि 1/3 आबादी जो है वो नकल मकानी पे मजबूर हो गई है और 30 किलोमीटर का बफर तलाश कर रही है इजराइल, और वो कहते हैं कि हम हिजबुल्लाह को डिसार्म कर रहे हैं। ये कैसा एक तरह से एक घिनौना मजाक है। तो मैं समझता हूं कि इजराइल जो है वो एक स्पॉइलर के तौर पे देखा जा रहा है, और शायद इसी वजह से इंटरमीडियरीज बारहा जो अमेरिका को ये बावर करा रहे हैं कि आप देखिए कि इस मदाकरात या इस सालिसी या इस सहूलतकारी की कोई में कहीं ऐसा ना हो कि इजराइल जो है वो बराह रास्त या बिलवास्ता एक स्पॉइलर का किरदार अदा कर सके, और इसी वजह से उन खबरों में बहुत सदाकत नजर आती है। लेट मी इंटरजेक्ट देयर। एक तो क्या आप वाकई समझते हैं कि इजराइल स्पॉइलर का रोल अदा करता है विदाउट अमेरिका की पुष्टपनाही, या ये गुड कॉप बैड कॉप खेलते हैं? ये देखिए, मुझे लगता है कि जो भी ईरान को समझते हैं, चाहे वो वली नसर हों, चाहे वो ट्रीटा पारसी हों, जो बहुत ही मुस्तनद माहिर समझे जाते हैं, जिनकी फैमिलीज को निकलना पड़ा था ईरान से, उसके बावजूद इस वक्त तो एक नेशनलिस्ट जो सेंटिमेंट्स हैं ईरान में उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने अपने तर्जीहों के अंदर। उनका भी मानना यह है कि डिवोर्स चाहिए, अगर मुकम्मल तनाज़ा आप जंग का खात्मा चाहते हैं, और वो डिवोर्स किस में चाहिए, वो चाहिए अमेरिका और इजराइल के दरमियान, और शायद इसी तरफ यही सवाल आपका था। तो मुझे लगता है कि देरपा अमन के लिए जब तक ये सेपरेशन या डिवोर्स मुमकिन नहीं हो सकेगा, उस वक्त तक मैं समझता हूँ कि जो मशरक़ वस्ता के अंदर ये आग जो है वो लगती रहेगी। आप ये देख लीजिए कि इस वक्त भी मशरक़ वस्ता के अंदर जो है ये एक सेंटिमेंट्स हैं कि ये जो अमेरिका की सिक्योरिटी है, क्या ये इजराइल को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए है या ये इस खिते की सिक्योरिटी के लिए है, या ये बिल्कुल पॉइंट आ गया। वैसे साहब, हमें जनरल जाहिद महमूद साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। जनरल साहब, वेलकम टू द प्रोग्राम। जनरल साहब, बात अब हो रही है इस वक्त जहां इस वक्त ऑब्वियसली पाकिस्तान की जो पॉजिटिव डिप्लोमेसी है, जिस तरह पाकिस्तान अपना किरदार अदा कर रहा है, उसको तो हर जगह अप्रिशिएट किया जा रहा है। हैविंग सेड दैट, अमेरिका की हम अगर बात करें और इजराइल की बात करें, क्या आपको लगता है कि अपनी जो डोमेस्टिक कंपल्शंस हैं वो उन पे अब इतनी ज़्यादा जो है वो हावी हो रही हैं कि उन पे प्रेशर जो है वो माउंट कर रहा है, एंड परहैप्स दे आर गेटिंग डेस्परेट टू एग्जिट दिस वॉर बिकॉज मिसकैलकुलेशन कोलोसल लेवल की जो है वो नज़र आती है। अब तो जो खबरें आ रही हैं, हम आपके आने से पहले डिस्कस कर रहे थे, जेडी वैंस ने जो है ये कहा जा रहा है कि बड़ा तनकीद का निशाना बनाया नेतन्याहू को कि आपकी वजह से, प्रेसिडेंट ट्रंप, आपकी मिसकैलकुलेशन की वजह से आपने मिसगाइड किया, हम इस जंग में जो है वो आ गए। नेतन्याहू के अपने जो वो मोसाद के चीफ हैं उनके साथ जो है तल कलामी हो रही है। आईडीएफ वाले जो हैं वो कह रहे हैं हमारे पास रिजर्व फोर्स नहीं है। सो क्या आपको लगता है ये डोमेस्टिक कंपल्शंस जो है नेतन्याहू और ट्रंप के लिए, दीज विल फोर्स एन एग्जिट फ्रॉम दिस वॉर? जी, थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहबा। आई थिंक एग्जिट के लिए तो जी अकमुलेटिव इफेक्ट्स आएंगे चीजों के, तो ऑफ कोर्स दे विल क्विट फ्रॉम दिस वॉर। ये नेतन्याहू और अमेरिका के बजाय अगर हम इसको नेतन्याहू और प्रेसिडेंट ट्रंप का गठ जोड़ के, तो दैट इज वो ज्यादा जरा नजदीक रहेगा जी रियलिटी के, बिकॉज दिस वॉर वाज टू हैपन अ मंथ बैक। जनवरी में इसका एक्सपेक्टेशंस थी कि ये करेंगे, लेकिन ये महीना डिले भी इसलिए किया गया क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप को पुश किया गया बाय द नेतन्याहू। देखिए ना, MI6 यूके की देख ले, स्ट्रेमर बायर है, कभी ऐसा नहीं हुआ यूके बायर हुआ। CIA की आप रिपोर्ट्स देख ले, इंटेलिजेंस की रिपोर्ट देख ले, तुलसी गबार्ड वगैरह जो इंटेलिजेंस चीफ है, वो आपको इसको वॉर में नजर नहीं आ रहे। आपको विटकॉफ नजर आते हैं, हु इज नॉट अ डिप्लोमेट बट फ्रेंड है। आपको इसमें हैशटैग एक पोजीशन लेते हुए नजर आ रहे हैं। मार्को रूबियो जो है वो सेंटर में खेलते हुए नजर आ रहे हैं। जेडी वैंस जो है वो जरा सॉफ्टर साइड पे नजर आ रहे हैं। तो लगता है कि एक कंपनी ने ये वॉर शुरू की है अगेंस्ट ईरान। सो इट्स स्ट्रक्चर स्टेट नहीं है। हाँ, इजराइल जो है वो पूरे डिजाइन के साथ है, और ये डिजाइन आजकल ये पिछले 40 साल से ये कोशिश कर रहे हैं to pull any president of United States and make him fight directly against ईरान, ताकि हमारा जो सहूनियत का जो ग्रेटर
اسرائیل کا اور جو جوئش زائنزم کی اپلیکیشن ہے وہ مکمل ہو سکے. تو بڑی کرٹیکل ہے. جب اس طرح کی سٹرکچرڈ وار سٹیٹ کی نہیں ہوتی تو سٹیٹ کا ایجنڈا ہی نہیں ہے, سٹیٹ کی پولیٹیکل آبجیکٹیوز نہیں ہے. دیٹ از کریٹنگ دا ڈومیسٹک پریشر. اب پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پرسنالٹی کو دیکھتے ہوئے جس طرح انپریڈکٹیبلٹی ان کے ساتھ اٹیچ ہے, ابھی وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ اپنے ڈومیسٹک پریشر کو کتنا لیتے ہیں اپنے اوپر. ان کو جو اطلاعات دی گئی تھی کہ جی 4 دن میں ختم ہو جائے گی, میکسیمم 5 دن لگیں گے, انفولڈ ویسی ہوئی نہیں. کیجولٹی, پہلی کیجولٹی آف دا وار ہی ان کا پلان ہو گیا. تو ابھی یہ اگلا پلان ابھی آہستہ آہستہ وہ دیکھتے ہیں کہ ایگزٹ اسٹریٹجی کیا کرتے ہیں. ایران بھی آن دی ادر ہینڈ ایک مشکل صورتحال کس طرح پھنس. سر if you allow me to interject, آپ جہاں کہہ رہے ہیں پریزیڈنٹ ٹرمپ کتنا جو ہے وہ ڈومیسٹک کمپلشن یا پریشر دیں گے, we also have to bear in mind کہ مڈ ٹرم الیکشنز بھی آ رہے ہیں. بے شک وہ شور شرابہ نہ جو ہے اس پہ کوئی جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس پہ کوئی کان نہ دھرے, لیکن مڈ ٹرم سے وہ بھی گھبرائے ہوئے ہیں. وہ یہ چاہتے ہیں کہ جی مڈ ٹرم میں یہ ہوگا کہ مڈ ٹرم ہم ہار جائیں گے اور پھر مجھے امپیچمنٹ کی طرف جو ہے وہ جانا پڑے گا. یہ ان کو خوف جو ہے وہ ستا ضرور رہا ہے. سو پبلک پریشر, یہ پروٹیسٹ نہیں, بٹ جو یہ مڈ ٹرم کی تلوار ہے. پبلک پریشر ہے وہ اس بات پہ نہیں ہے کہ آپ ایران کے خلاف جنگ کیوں لڑ رہے ہیں. وہ مے بی اتنا زیادہ نہ ہو. یہ جو پرسنٹیجز آ رہی ہے اٹ از بیکاز کہ ہاؤ مچ دیئر منی از بینگ اسپینٹ آن دس وار. امریکن کہتے ہیں یہ میرا پیسہ میرے پہ لگاؤ یار, میرا پیسہ اٹھا کے وار میں کیوں لگا. یہ نہیں ہے کہ لو فار ایران یا اینٹی وار سینٹیمنٹس ہے. لوگوں کو اپنی وہاں پہ پڑی ہوئی ہے جی, ان کی ڈیلی لائف مہنگی ہو رہی ہے. اور وہ یہ نہیں ہے کہ وہ اگینسٹ وار ہو گیا امریکن. ایک پولیٹیکل ہوا کرتے تھے سلولی اینڈ گریجولی. ابھی پالیٹکس میں بڑا تھوڑا سا ایک پرسنٹیج آیا. یہاں پہ پاکستان میں یا ہمارے ریجن میں ہم یہ سمجھ بیٹھتے ہیں کہ امریکہ کی عوام بڑی اینٹی وار ہو گئی ہے. ان کو غرض نہیں ہے اس سے ہاؤ مچ ہی از اسپینڈنگ آن دس وار, اس سے غرض ہے. $200 بلین ابھی جو کانگریس میں جانے ہیں, عوام وہ دیکھ رہی ہے کہ اگر وہ پاس ہو جاتے ہیں تو وہ ٹرمپ کو گالیاں دیں گے, اگر وہ پاس نہیں ہوتے وہ پیسہ بچاتے ہیں کہیں اور عوام پہ یوز کرتے ہیں تو اتنا بڑا ایشو نہیں ہوگا. یہ پریشر صرف اس حد تک ہی ہے. I personally feel اس حد تک نہیں ہے کہ جی وار روکی جائے. ہاں there are certain people, کچھ small percentage ایسی ہے جو کہہ رہی ہے کہ جس اسرائیل has become a strategic burden on this. اب وہ لوگوں کو opinion بنائیں گے, ایک تھوڑا عرصہ لگے گا اس وار کی آؤٹ کم کے بعد, پھر امریکہ میں ایک ذہن بن جائے گا کہ اسرائیل اسٹریٹجک برڈن ان کے اوپر ہے یا پارٹنر ہے. چونکہ جوئش لابی نے اس پالیٹکس میں پیسہ بہت لگایا ہوا ہے. آج کل کی پالیٹکس عوام کی رائے کو یا انٹرنیشنل لاز اور فریم ورک کو لے کے جنگیں نہیں کرتی. وہ ٹوٹل اپنے بزنس کو اور اپنے گروپس جو ہیں انڈیویجولز جو ہیں وار آف چوائسز کریٹ کرتے ہیں. وارز آر بینگ کریٹڈ. وہ بھول جائے کہ عوام کے لیے نیشنل آبجیکٹیوز, پولیٹیکل آبجیکٹیوز, ادھر ہندوتوا دیکھ لے, ادھر لیکوڈ پارٹی کو دیکھ لے, امریکہ میں دیکھ لے. اب یہ چیزیں ہو رہی ہیں. انفارچونیٹلی ایک ڈس آرڈر ہے پورے ورلڈ کا جس کے اندر سے یہ وارز نے جنم لیا ہے. جی رائٹ. ڈاکٹر جمیل خان نے بھی ہمیں جوائن کر لیا, فارمر ایمبیسڈر ہیں. ویلکم ٹو دی پروگرام سر. سر ابھی بات ہو رہی تھی کہ کس طرح جو پریشر جو ہے وہ ماؤنٹ کر رہا ہے امریکہ کے اندر پریزیڈنٹ ٹرمپ پر, اور جس طرح ابھی بات ہو رہی تھی ایک تو آبویسلی مڈ ٹرم کی تلوار جو ہے وہ ان کے سر پہ لٹک رہی ہے. اور اگر اپروول ریٹنگز کی بات کریں تو صرف 36% امریکنز جو ہیں وہ اس وقت یہ بلیو کرتے ہیں کہ ٹرمپ از ڈیلیورنگ, دے آر سیٹسفائڈ ود ہز پرفارمنس. اینڈ ٹرمپ کو جو یہ مڈ ٹرم الیکشنز ہے ان کی جو تلوار ہے اس سے بہت ڈر لگا ہوا ہے, بیکاز آپ ان کے بیانات بھی سن لیں, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ ہم ہار گئے تو اس کے بعد میری امپیچمنٹ کی طرف چیزیں جائیں گی. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ وہ پریشرز ہو سکتے ہیں جس سے اس وار کا جو ہے ایگزٹ اسٹریٹجی کی طرف جو ہے وہ زیادہ سنجیدگی سے سوچا جائے, یا پرہیپس ڈیسپریشن جو ہے وہ امریکہ میں اس حوالے سے آئے؟ نہیں, یقیناً دیکھیں 3-4 فیکٹر, 1-2 چیزیں میں اس میں مزید اپنے طرف سے بھی اپنا پرسپیکٹیو بھی دے دوں آپ کو. جو آپ نے بتایا ہے اپنے بیانیے میں, اس میں یہ درست ہے کہ امریکن پریشر بڑھ رہا ہے. یہ درست ہے کہ ایران چاہے گا کہ یہ اب جس نہج پر ایران کو پہنچا دیا ہے اور ایران کے لیے اس کی بقا کی جنگ بنا دی گئی ہے, ایران چاہے گا کہ اس کو ذرا لمبا کھینچے تاکہ امریکن قوم پر مزید جب برڈن پڑے تو ایک باٹمز اپ پریشر یعنی عوام کا ایک پریشر بنے جس طرح کے بن رہا ہے. اس سے سب سے اہم بات جو ظاہر بھی کر رہے تھے کہ اس میں جب ان کی جیبوں پر بوجھ پڑنا شروع ہوا ہے تو اس کے بعد ان کی ہمیشہ بہت زیادہ رائے تبدیل ہو جاتی ہے حکومت وقت کے لیے. میں یہاں آپ کو بتاتا چلوں کہ امریکہ میں سروے موجود ہے. امریکہ کی جتنی بھی جب ایسی صورتحال ہوئی ہے جہاں کے آئل $110 سے اوپر گیا ہے پر بیرل, تو اس کے بعد امریکہ کی اس وقت کی حکومت چاہے ریپبلکن ہو یا ڈیموکریٹس ہو, وہ انہوں نے 20 سے 24 سیٹیں ہاری ہیں.
اس میں کانگریس میں. تو وہ 20 سے 24 اگر ڈونلڈ ٹرمپ ہار جائیں تو یہ جو ابھی گفتگو ہو رہی ہے تو ان کے ہاتھ سے تو لوور ہاؤس بھی گیا, اپر ہاؤس بھی گیا, اور ان کو امپیچمنٹ کا ڈیفینیٹلی 20th امینڈمنٹ کی جو بات ہو رہی ہے تو وہ تو ان کو خطرہ لاحق ہے. اسی لیے دراصل بات ہوا کیا, مسئلہ پس پردہ جو ہم ڈسکس بھی کرتے آئے ہیں کہ یہ جو اس وقت ڈیسیشن ہوا ایران کے خلاف جنگ میں جانے کا, اور یہ دوسری مرتبہ ہوا ہے, ساروں کو علم ہے کہ پہلے بھی جب تقریباً کنسالیڈیٹ ہو گئی تھی بات جوہری افزودگی کی جون میں, اس سے پہلے حملہ کر دیا, اور اس وقت بھی یہی ہوا. تو خیر چلیں, کیونکہ اس پر بحث ہو چکی ہے, اس کو ادھر چھوڑتے ہوئے میں یہ بات کرتا چلوں کہ اسرائیلی لابی اس وقت امریکہ کی ہسٹری میں پہلی مرتبہ وہ اس پر عوام سوچ رہی ہے کہ یہ اسرائیلی لابی جو ہے وہاں, اور اس کی وجہ سے ہمارے اوپر یہ بار بار مصیبت آتی ہے. یہ ان کے مفکر بھی بات کر رہے ہیں, ان کے تفسیر نگار بھی بات کرنے لگے ہیں, ان کی عوام میں بھی یہ بات آ گئی ہے. اس لیے ایک اور پریشر یہ بڑھ گیا ہے, جس طرح کے اب اس میں خلیجی ممالک میں ایک تاثر بڑھتا جا رہا ہے, کیونکہ میں نے خود وہاں اپنے خدمات انجام دیے ہیں سفیر کے طور پر بھی, اور مختلف دوسرے حیثیت میں سعودی عرب میں بھی میں نے خدمات انجام دیے ہیں, یمن میں بھی انجام دیے. تو ان کی پلس کو اگر میں بیان کر سکوں تو وہاں کے عوام کی پلس کی میں بات کر رہا ہوں کہ یہ جو وہاں فوجی عسکری بیسز ہیں, اڈے ہیں وہاں, وہ تو حفاظت کے لیے تھے, اب وہ ٹارگٹ انہی کی وجہ سے وہاں کی عوام ٹارگٹ بن رہی ہے. تو ادھر بھی ایک, حالانکہ وہاں رولرز بڑے اتھارٹیرین ہے, اس کے باوجود کیونکہ یہ ایک حساس معاملہ ہے, اور میں نے دیکھا جب مسلم بردرہڈ اور عرب اسپرنگ کا معاملہ آیا تو کتنے وہاں ہلی ہوئی تھی ساری حکومتیں. تو اسی لحاظ سے اس مرتبہ بھی وہ پریشر ان پر یہ پڑ رہا ہے. میں آگے جو منظرنامہ اس پہ جلدی سے ایک اور اینگل دے دوں جو پہلے شاید گفتگو نہیں ہوئی ہے کسی چینل پر بھی, ایک اور اینگل اس پر میں دے دوں کہ اس وقت جو گلوبل نارتھ سے گلوبل ساؤتھ کی طرف ایک سفر جاری ہے, اس سفر میں اب بڑی تیزی آ جائے گی. ان تمام جو جیو پولیٹیکل منظرنامہ آگے نظر آ رہا ہے, یہ جنگ تو خیر پاکستان میڈیشن میں ہے, باقی ممالک میڈیشن میں ہے, آج نہیں تو کل اس کا اختتام ہونا ہی ہو رہا ہے, کیونکہ ایران نے تو اس کو کھینچنا ہے, کافی طویل کھینچنا ہے. اگر کسی لحاظ سے پوری امریکہ کی ظاہر ہے سب سے بڑی ملٹری مائٹ ہے, اور اسرائیل مل کے چاہے وہ کارپیٹ بمبنگ کی کرتے رہے, اب تک 91,000 بلڈنگز کو انہوں نے اپنے اور باقی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا ہے, تو وہ تیار بیٹھے ہوئے. لیکن کیا امریکہ میں اتنا ضبط ہے, کیا امریکی عوام میں اتنا ضبط ہے؟ جواب ہے نہیں. تو وہ ٹوٹ پھوٹ کافی ہوگی. اس ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے جو آگے ایک, اور میں استفادہ حاصل کرنا چاہتا ہوں جنرل زاہد صاحب کی موجودگی سے, کہ اس ٹوٹ پھوٹ کے بعد جو آگے جا کے اگلے 10 اور 15 سال میں منظرنامہ بنے گا, اور قوموں کی زندگی میں 10-15 سال جیو پولیٹیکل معاملات میں بہت قلیل عرصہ ہوتا ہے, تو اس میں ایران اس پوری سیکیورٹی پیراڈائم کا ایک کیلکولس کا حصہ بن سکتا ہے, اور بننے جا رہا ہے. کیونکہ یہ سفر جو میں نے کہا تیز ہو جائے گا گلوبل نارتھ سے گلوبل ایسٹ کی طرف, تو پھر یہ جو خلیجی ممالک ہیں وہ دیکھیں گے کہ بھائی قطر کے ساتھ یہ ہو گیا جون میں, اب ہمارے ساتھ وعدے تھے کہ بھائی کوئی آپ پر حملہ نہیں کر سکے گا, یہاں تو تابڑ توڑ جتنے ڈرون چاہتے ہیں آ جاتے ہیں, جتنے سپر سونک میزائل آ جاتے ہیں. تو ہماری تو یہاں ساری جو 30 سال کی ہماری ایک ریپوٹیشن ہم نے بنائی ہوئی ہے, جہاں سے لوگ کمفرٹیبلی دنیا سے پیسہ سمیٹ کر ان ممالک میں آتے تھے, تو اب ہمارا کیا. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ پیراڈائم مجھے آگے جا کے چینج ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. لیکن اس سفر میں یہ نقصان, جیسے ایران کو نقصان ہو رہا ہے اس وقت, اور جس طرح اسرائیل کا یہ خواب شرمندہ تعبیر ان کے لحاظ سے, اسرائیل کے لحاظ سے, جب 7 مرتبہ اسرائیلی پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یاترا کیا وائٹ ہاؤس کا 11 مہینوں کے اندر, تو اس میں اس کا نتیجہ اور اس کا پریشر ایسا بیلٹ ہوا کہ ڈونلڈ ٹرمپ, جس طرح کہ ہلری کلنٹن نے 3 سال پہلے نہیں کہا تھا الیکشن کمپین کے دوران میں, اور وہ ویڈیو موجود ہے کہ somebody can go into his very thin skin and can take any decision. تو یہ میں 2-3 دفعہ اس ویڈیو کو میں نے دیکھا, وہ بات اس مرتبہ ثابت ہو گئی کہ 7 مرتبہ جب یاترا کیا ہے نیتن یاہو نے, اس کے بعد وائٹ ہاؤس کی ٹیم نے اس کے برعکس کے پینٹاگون نے کیا ریکمنڈیشن دی تھی, فلی اس کو نہیں مانا. اس کے برعکس کے اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے کیا دی تھی, یہ فیصلہ کیا. یہ دلدل ہے, اس دلدل میں آپ پھنس گئے ہیں. بیس سیونگ کے لیے پاکستان جیسا ملک اور پاکستان کے ساتھ باقی اس کے دوست اس وقت ہیں, اور انشاءاللہ کل جو ہماری ہوگی میٹنگ, اس میں 1971 کی طرح ہم انشاءاللہ دوبارہ
इसमें हमने वही पॉइंट काम आपका दिखलाना है जी जो बिल्कुल 1977 में। पॉइंट आपका आ गया अवैस वाहिद साहब। जहां पाकिस्तान की जो एफर्ट्स हैं उनको सराहा जा रहा है, उसको कोई डिनाई नहीं कर सकता, बट देन यू नो वन डज बिगिन टू वंडर कि दिस इज़ अ वेरी टाइट रोप दैट वी आर वॉकिंग, बिकॉज एक तरफ ऑब्वियसली हम इस सारे प्रोसेस में अगर जो हमारे बरादर इस्लामिक ममालिक हैं, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, उनकी ऑब्वियसली पुष्पनाही शामिल है, उसके साथ जा रहे हैं, बट जो एक हिस्ट्री है इजराइल की और अमेरिका की, उसको मद्देनज़र रखते हुए एक बड़ा टाइट रोप है जो हम जिस पे जो है वो चल रहे हैं। आपको क्या लगता है कि किस तरह पाकिस्तान को ये बैलेंसिंग एक्ट जो है ये करना चाहिए? हाउ शुड बी, बिकॉज जहां अगर कतर में जो है वो अटैक हो सकता है, आप अभी मैं और आप ये बात कर रहे थे अंडर द प्रीटेक्स्ट के जी हमास था वहाँ पे, कतर में अगर हो सकता है तो पाकिस्तान तो वैसे ही इजराइल की जो है वो हिट लिस्ट पे। सो कंसिडरिंग दैट, हाउ शुड बी वॉक दिस टाइट रोप? देखिए, इस वक्त तक तो खुश उसलूबी से डिप्लोमेसी अंजाम दे रहा है और पाकिस्तान, और इस पे बहुत बात भी हुई है कि किस तरीके से ग्लोबल स्टेचर जो है वो किस तरह बोल्स्टर हुआ है, और किस तरीके से हमारे फील्ड मार्शल जनरल आसिम मुनीर साहब, जो आर्मी चीफ भी हैं, उनकी एक ज़ाती काविशें हैं, उनका ज़ाती और प्रोफेशनल ताल्लुक़ डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और फिर ख़ुद शहबाज शरीफ साहब और पूरी सिविलियन लीडरशिप की काविशें किस तरह रंग ला रही हैं। इस वक्त पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है, और यानी पाकिस्तान इस तरह कि वाशिंगटन के साथ भी उनके ताल्लुकात अच्छे हैं, सऊदी अरब के साथ एक नज़रियाती ताल्लुक़ है, स्ट्रेटजिक ताल्लुक़ है, गल्फ़ कंट्रीज़ के साथ इकनॉमिक ताल्लुक़ है, मिलियंस जो है वो हमारे लेबरर्स और वहाँ पे क्लास जो वर्किंग क्लास है वो वहाँ पे काम कर रही है, तो एक इकनॉमिक जो है हमारा रेमिटेंसेस का एक बहुत बड़ा हिस्सा गल्फ़ कंट्रीज से आता है, और ईरान के साथ हमारा 950 स्क्वायर किलोमीटर के लगभग हमारा बॉर्डर है, और उनके साथ हमारा एक हिस्टोरिक ताल्लुक़ है और कल्चरल ताल्लुक़ है। तो इन सारे उसकी वजह से पाकिस्तान एक यूनिक पोजीशन में है, और उसी से वो फ़ायदा उठाते हुए यहाँ तक इस पूरे तनाज़े को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए सहूलतकारी, बार बार मैं इस पर ज़ोर दे रहा हूँ कि ये सहूलतकारी है, ये सालिसी नहीं है। जब फ़रीक़ैन आएंगे, अभी एक्सट्रीम मैक्सिमलिस्ट पोजीशन दोनों फ़रीक़ैन ने जो है पेश किए हैं मीडिया के थ्रू और इंटरमीडियरीज के थ्रू और इनडायरेक्ट मैसेजिंग के थ्रू, बैक चैनल डिप्लोमेसी के जो चैनल्स हैं उनके थ्रू, तो वो ज़ाहिर बात है कि एक बहुत लंबा सफ़र है। लेकिन जो आप बात कर रहे हैं कि जो एक बहुत ही एहतियात से काम लेना है, तो ये बैलेंसिंग जो ये टाइट रोप पे जो वॉक कर रहा है पाकिस्तान, या वो भी एक है कि कहीं खुदा न खास्ता अगर ये बात बिगड़ जाए तो फिर किस तरह ये ग्लोबल, अब तो पाकिस्तान का नहीं मारिया, ये तो पूरा एक ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट बन चुका है, ग्लोबल इसका इम्पैक्ट है, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो यूरोप हो, कहीं पे इमरजेंसी नाफिज है, कहीं पे राशनिंग हो रही है एनर्जी की। आप अंदाज़ा लगाइए कि एक स्ट्राइक थी जो गैस फील्ड पे कतर की, उससे 17% उनकी एनुअल जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो इम्पैक्ट हो गई। एक तरह से ठप हुआ हुआ पूरी गल्फ रीजन का जो की इकॉनमी है। तो ये पूरा हर जगह पे, और जैसे जैसे वक्त बढ़ता जा रहा है ये तनाज़ा बढ़ता भी जा रहा है, ख़तरनाक भी होता जा रहा है, और इसी वजह से शायद जो बैठक है इस्लामाबाद के अंदर, और इसी वजह से पाकिस्तान, मिस्र और टर्की के साथ जो पाकिस्तान की जो काविशें हैं उसके अंदर इसी बात पे जोर दिया जा रहा है कि आप जल्द से जल्द एक ऐसा फार्मूला तय करें, ऐसे एग्रीड पॉइंट्स जो कंटेस्टेड पॉइंट्स हैं, जाहिर बात है कि वो तो बात की बात है, लेकिन जो एग्रीड पॉइंट्स हैं उसको लेके बैठे, और अभी तक वो जब बात होगी तो उसके बाद फिर बरह रास्त ताल्लुक़ एक बनेगा। जहाँ तक अमेरिका की बात है मारिया, जो आप बात कर रहे थे और हमारे रिस्पेक्टेड पैनलिस्ट भी बात कर रहे थे इस प्रोग्राम में, 3 नुकात हैं जिसकी बुनियाद पे डोनाल्ड ट्रंप को बहुत प्रेशर है। एक तो ये कि वो जब आए थे इंतखाबात जीतने के बाद उन्होंने कहा था कि मैं, अमेरिका इज नॉट गोइंग टू फाइट
फॉरेन वॉर्स, एक बात। दूसरी बात उन्होंने कहा था कि मैं अमेरिका फर्स्ट की तरजीह दूंगा हमेशा। तो अब चर्चा ये हो रहा है कि इज इट अमेरिका फर्स्ट और इज इट इजराइल फर्स्ट, इज इट अमेरिकाज वॉर और इज इट इजराइल वॉर। और तीसरी बात जो जनरल साहब भी बात कर रहे थे और जमील साहब भी बात कर रहे थे, वो है इकोनॉमिक प्रेशर। इस वक्त जो है जहां पर उनका इमेज को बड़ा खतरा है गल्फ रीजन के अंदर और मिडल ईस्ट के अंदर, जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस जो डिमिनिश होता हुआ नजर आ रहा है मुस्तकबिल के अंदर। ईरान पे तो आपने ग्लोबल आइसोलेशन आपने 1979 से लगाई हुई है, उनके अकाउंट्स फ्रीज किए हुए हैं, उनकी शहादतें आपने की हुई हैं, 2 दफा गुज़िश्ता 10 महीने के अंदर आपने 2 जंगें मुसल्लत की हुई हैं। वो तो एक पेन को और सफरिंग को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत आपको दिखा चुके हैं, और साथ में ये भी दिखा चुके हैं कि आपका आयरन डोम जो है उसको किस तरीके से वो पेनिट्रेट कर सकते हैं, किस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को बावजूद इसके कि आपने तरह तरह के अल्टीमेटम किए उसको होल्ड ऑन कर सकते हैं। मुझे ये लगता है कि एक न सिर्फ रीशेपिंग होगी, रीडिज़ाइनिंग होगी जियो स्ट्रेटजिक और जियो पोलिटिकल, साथ साथ में एक बहुत ख़तरात लाक है। जिस तरह होती अभी मैदान में आया है, जिस तरह एक तहम्मुल का मुजाहरा कर रहे हैं गल्फ रीजन, क्या वो रिस्ट्रेंट जो है वो कहीं लबरेज तो नहीं हो जाएगा, कहीं वो जंग के अंदर तो नहीं आ जाएंगे, क्या इजराइल वो स्पॉइलर के तौर पे काम कर सकेगा। इसी वजह से उन खबरों में बहुत सदाकत है कि इंटरमीडिएट्स ने, ख़ास तौर पे पाकिस्तान ने ये अमेरिका को कहा कि इजराइल पे नज़र रखें, ये ना हो कि वो ऐसी सियासी और अस्करी शख्सियात जिनमें नेगोशिएशन की अहलियत है, काबिलियत है, जिनके साथ इनडायरेक्ट मैसेजिंग हो रही राष्ट्रीय है, साहब का नाम आ रहा था और चाहे बाकी कालिबाफ साहब का भी नाम आ रहा था गालिबन, कि हमने शायद वो नाम जो है वो इजराइल की हिट लिस्ट से जो है वो निकलवाए हैं, इजराइल की विश लिस्ट, हिट लिस्ट जो है उससे निकलवाए हैं। बिल्कुल जनरल साहब, आई कम ओवर टू यू। बिल्कुल प्रोग्राम के इख्तिताम की तरफ जा रहे हैं, तो आई जस्ट लाइक टू आस्क यू, अब इंशाल्लाह लेट्स होप कि कोई पॉजिटिव डेवलपमेंट्स जो हैं वो आने वाले दिनों में आए, लेट्स जस्ट सी। लेकिन जहां इजराइल का रोल, जैसे हम सारे बात कर रहे हैं, स्पॉइलर का रोल है, वो हम देख रहे हैं, तो कोई मतलब हर चीज़ के लिए जो है वो रेडी रहना चाहिए कि जी कुछ भी हो सकता है अनफॉर्चुनेटली। आपको ये जंग कितनी तवील चलती नजर आ रही है? और यह भी थोड़ा सा अंदाजा होगा कि नेगोशिएशंस किस तरफ जाती है जी। इजराइल भी जंग से तंग तो है जी, क्योंकि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव नहीं कर पा रहा, लेकिन वो तवालत इसलिए थोड़ी सी चाहेगा कि वो चाहेगा कि जितनी तवील होगी, जितना रिस्पॉन्स आएगा टुवर्ड्स द गल्फ कंट्रीज, और वो 1-2 कंट्रीज को इन्वॉल्व जरूर करना चाहेगा। जिस तरह भी तौहीद साहब भी और एम्बेसडर साहब भी, एक्सीलेंसी भी जिक्र कर रहे थे कि मे बी जो सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है गल्फ का वो थोड़ा सा तब्दील हो, अमेरिका से लोग दूर जाए। लेकिन ऑन द अदर हैंड आप देखिए जिस तरफ जाना है उसने, अगर वो चाइना पिवटिंग करनी है, तो चाइना हैज अ वेरी गुड रिलेशनशिप विद ईरान जी, और रशिया के भी रिलेशनशिप विद ईरान है। रशिया तो अभी इस वक्त उस तरह की पावर नहीं है कि कोई उसके, चाइना ऑफ कोर्स, बट थ्रू थर्ड पार्टी चाइना के साथ कई कनेक्शन एस्टेब्लिश हो सकते हैं। तो इस चीज के डर से भी इजराइल चाहेगा कि इन लोगों के आपस के जो रिलेशनशिप है या जो एनिमिटी है इसमें इजाफा किया जाए। ईरान के पास अब चांस नहीं है जी। ईरान को जो सबसे बड़ा खौफ है वो यही है कि आफ्टर 6-7 मंथ्स अगर दोबारा मेरे ऊपर अटैक होता है तो आई विल नॉट बी एट अ पोजीशन ऑफ दिस स्ट्रेंथ जहां से अभी मैंने लड़ाई लड़ी है। सेकेंडली, ईरान के अंदर एक चीज को जो हम इग्नोर कर रहे हैं, एक सिचुएशन थी वॉर से पहले जो अमेरिकन या इजरायली असेसमेंट में थी कि अंदर एक सिचुएशन है, थोड़ी सी इकोनॉमिक प्रेशर्स हैं, लोग सड़कों के ऊपर हैं, एक हालात है, वो भी अभी मुकम्मल तौर पे खत्म नहीं हुए। जंग के खत्म होने का ये मतलब नहीं है कि लोगों के अंदर से वो हालात भी निकल जाएंगे। उन्होंने अपनी जो लीडरशिप जब नई आई है, वो उसके बाद देखते हैं कि वो नया ईरान कैसा जन्म लेता है। प्रॉब्ली न्यू ईरान और नया रीजन ये डिक्टेट करेगा कि हम किस तरफ जा रहे हैं। पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह बैलेंस है, पाकिस्तान को बिल्कुल बैलेंस अपनी अप्रोच रखनी चाहिए, और पाकिस्तान का किरदार एज अ थर्ड पार्टी कह ले या मीडिएटर, वो जो नेचुरल हम कहते हैं नेचुरल ब्रिज है जी। तो ये जब नेचुरल ब्रिज जो है इसको और मजबूत करने की जरूरत है, इसके ऊपर से फिर बहुत ट्रैफिक गुजरने वाली है। हमें इस रोल को जरूर सामने रखना चाहिए। सही, चले हमें इस रोल को ज़रूर सामने रखना चाहिए। अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया। मोर क्वेश्चंस दैट आई वांट टू आस्क आवर पैनलिस्ट, जनरल साहब, जमील साहब और अवैस तौहीद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। लेट्स जस्ट होप कि आने वाले दिनों में जिस चीज़ का खदशा है कि इजराइल स्पॉइलर को रोल अदा ना करे, बिकॉज इजराइल
की अगर बात करें तो बिलखसूस इजराइल नहीं, नेतन्याहू साहब की जो एग्जिस्टेंस है, जो उनका सर्वाइवल है, वो इसी में है कि इस जंग को जो है वो इसको तूल दी जाए, ये जंग जो है ये कंटिन्यू करे, क्योंकि याद रखें उन पे करप्शन के चार्जेस बहुत ज़्यादा हैं जो उनको हॉन्ट कर रहे हैं, जिसके लिए वो प्रेसिडेंशियल पार्डन भी जो है वो चाह रहे हैं। तो जैसे ही जंग से नज़रें हटेंगी तो उन पे नज़रें जो हैं वो जाएंगी और उनका जो पॉलिटिकल फ्यूचर है वो एट स्टेक ज़रूर नज़र आता है। ऑन दैट नोट विल क्लोज टुडेज प्रोग्राम। विल सी यू टुमारो। गुड नाइट एंड अल्लाह हाफिज़।